दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित लेख तमिलनाडु वर्सेस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अ लुक एट स्टेट्स हिस्ट्री ऑफ अपोजिंग हिंदी इन एजुकेशन एंड व्हाई इट कंटिन्यूज टू रेसिस्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत की विविधता भारत की पहचान है। यहाँ लगभग हर धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन यही विविधता कभी कभी समस्या भी बन जाती है। ऐसी ही एक समस्या भाषा को लेकर उत्पन्न होती रही है। भाषा ने हमेशा ही भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को दो खेमे में बांट कर रखा है। उत्तरी राज्यों को लगता है भारत में ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाना चाहिए। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों का मानना है कि हिंदी को उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। दक्षिण के राज्यों का हिंदी विरोधी सुर नया नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की त्रिभाषा नीति के एक नए विवाद को ही जन्म दे दिया है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों, बहुभाषीवाद को बढ़ावा देने की जरूरत के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 3 भाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि इसमें ज्यादातर लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। इस त्रिभाषा नीति का तमिलनाडु में कड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, ज्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा समय समय पर हिंदी का विरोध किया जाता रहा है। इस ऑडियो आर्टिकल में 3 भाषा फॉर्मूले और इसको लेकर उठ रहे विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस त्रिभाषा नीति की शुरुआत किस प्रकार हुई। 1960 के दशक में कोठारी आयोग ने सबसे पहले त्रिभाषा नीति की शुरुआत की थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अधीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इस आयोग ने हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास करने की सिफारिश की थी। दरअसल त्रिभाषा नीति के अंतर्गत छात्र छात्राओं को 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा। जब से त्रिभाषा नीति की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाता रहा है। तमिलनाडु सहित कई दक्षिण भारतीय राज्य इस स्थिति के तहत उन पर जबरदस्ती हिंदी भाषा थोपे जाने का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि केंद्र इस स्थिति का बचाव बहुभाषीयता की दिशा में एक कदम के रूप में करता है। साल 1986 और साल 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को संशोधित किया गया और इसमें हिंदी भाषा की शिक्षा को एक तरह से सभी राज्यों में अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि तमिलनाडु ने उस समय भी इसका विरोध किया और वहां द्विभाषा शिक्षा नीति ही चलती रही। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला बड़ा परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। एनईपी 2020 में भी 1968 की शिक्षा नीति में शुरू किए गए 3 भाषा फॉर्मूले को बरकरार रखा गया है। इसके अंतर्गत छात्र 3 भाषाओं का चयन कर सकते हैं, बशर्ते उनमें से कम 2 भारत की मूल भाषाएं हो। हालांकि इसमें हिंदी सीखने की बाध्यता नहीं जताई गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हिंदी को समर्थन दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि दक्षिण भारत के राज्य हिंदी का इतना विरोध क्यों करते हैं। आजादी के पहले से हिंदी को दक्षिण भारत में एक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया। उनके इस कदम का तीव्र विरोध हुआ, विशेष रूप से ईवी रामसामी पेरियार और न्यायमूर्ति पार्टी द्वारा। इस आंदोलन में छात्रों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय वापस लिया। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों की अपनी समृद्ध भाषाएं और संस्कृतियां हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। स्थानीय लोगों का मानना है कि हिंदी को बढ़ावा देना उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाल सकता है। उन्हें चिंता है कि हिंदी के बढ़ते प्रभाव से उनकी मातृभाषाओं की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में हिंदी की जड़ें कमजोर होने की वजह राजनीति भी है। अक्सर कई राजनीतिक पार्टियां भाषा को लोगों की भावना से जोड़ देती है और अपने वोट बैंक के लिए अक्सर लोगों को हिंदी विरोधी भाषणों द्वारा भड़काती है।
उदाहरण के लिए 1965 में हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन ने राज्य में राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की, जिससे द्रमुक पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में आई। हालांकि एक सवाल ये भी है कि यदि सभी राज्य अपनी अपनी भाषाओं में संतुष्ट हैं, तो त्रिभाषा सिद्धांत या हिंदी को एक विकल्प भाषा के रूप में क्यों सीखा जाए? भारत में भाषा विविधता का अनूठा स्वरूप है। यहाँ अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और इन भाषाओं के माध्यम से लोग अपनी पहचान और संस्कृति को संजोते हैं। हालांकि जब हम भारतीय शिक्षा नीति और भाषा के प्रश्न की बात करते हैं, तो त्रिभाषा सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। यह सिद्धांत शिक्षा में 3 भाषाओं को सीखने का सुझाव देता है, जिसके अंतर्गत बालक मातृभाषा सीखने के साथ एक आधुनिक भाषा और एक अन्य भाषा सीख सकता है। अब यहाँ यह गौर करने लायक है कि आधुनिक भाषा में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन विद्यालय के स्तर पर लगभग सभी छात्र अंग्रेजी का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि वर्तमान में अंग्रेजी का व्यावसायिक मूल्य अधिक है। या यूँ कहे कि लगभग दुनिया के हर हिस्से में अंग्रेजी बोली और समझी जाती है। यही तर्क हिंदी के लिए भी है। भाषाई विविधता निश्चित ही एक अमूल्य विरासत है, लेकिन देश में एक मूल भाषा ऐसी जरूर होनी चाहिए जो सभी देशवासियों द्वारा बोली और समझी जाती हो। भारत में कई भाषाएं हैं और उनमें से किसी एक भाषा को देशव्यापी बनाना निसंदेह कठिन है। क्योंकि भारत के अधिकांश राज्यों में लोग हिंदी जानते हैं, इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर यह कोशिश की जाती रही है कि दक्षिण भारत के जिन राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार कम है, वहाँ भी लोग सामान्य हिंदी बोलने और समझने लायक हो जाएं, जिससे लोग भाषा के नाम पर विभाजित न हो। हालांकि सरकार को ये प्रयास भी करना चाहिए कि उत्तर भारत के राज्यों में भी किसी एक द्रविड़ भाषा का पठन पाठन कराया जाए, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य भाषाई सेतु बन सके। दरअसल भारत में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों की बढ़ती आवश्यकता के कारण हिंदी को एक विकल्प भाषा के रूप में सीखा जाना महत्वपूर्ण है। यह रोजगार के अवसरों और आर्थिक समावेशन के लिए सहायक हो सकता है। निष्कर्ष: हालांकि यह सच है कि प्रत्येक राज्य अपनी भाषा में संतुष्ट है, लेकिन त्रिभाषा सिद्धांत के तहत हिंदी को एक विकल्प भाषा के रूप में सीखने का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन इसके लिए पहले लोगों में यह स्पष्ट करना होगा कि हिंदी सीखने से उनकी भाषा को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और भाषा को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। साथ ही ये भी प्रयास किया जाना चाहिए कि हिंदी भाषी राज्य भी द्रविड़ क्षेत्र की कोई एक भाषा सीखे, जिससे भारत में भाषाई प्रतिरोध समाप्त हो सके। तो चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत की शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। भारत जैसे बहुभाषी देश में इसकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।